हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल टीएच क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ये वीडियो होने वाली है आपकी हिंदी 301 की ग्रामर के ऊपर। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे और कई बच्चे पर्सनली मैसेज भी कर रहे थे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड ये वीडियो होने वाली है स्पेशली फॉर ग्रामर सेक्शन। और हिंदी में अगर आपको डर है कि किस तरीके का ग्रामर आएगा, जैसा आपको पता है कि 10 से 15 मार्क्स जो है आपके ग्रामर के होते हैं, जो बहुत ज़रूरी होते हैं, और कई बार तो आपके उससे ऊपर के भी मार्क्स ग्रामर के आ जाते हैं। ग्रामर आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ग्रामर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी कि आपको बिल्कुल हलवा लगेगी ये ग्रामर। इसको हम समझेंगे और ट्रिक्स भी आपको बताऊंगी पास होने की, जिसमें कि मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी कैसे आपको, अगर ग्रामर नहीं भी समझ आ रही है तो भी कैसे आप इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके पास हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जैसा कि आपको पता है हिंदी का आपका पेपर नज़दीक है 301 के लिए। उसका ना पेपर बहुत सारे बच्चे कह रहे थे, मैं ऑलरेडी ये पेपर अपलोड करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर विजिट करिए और वहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैंने आपको सारी वीडियोस जितने भी अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं उनकी डाल दी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो, हिंदी 301 का क्वेश्चन पेपर फुल्ली सॉल्व मैंने आपको पहले ही 1 मंथ पहले ही अपलोड करवा दिया था। प्लीज़ इसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको नहीं भी मिलता है तो आप यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, और प्लेलिस्ट में ना मैंने आपको हिंदी जो है उसके लिए स्पेशली बहुत मतलब अच्छे तरीके से आपके जितने भी सारे चैप्टर्स हैं वो करवा रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये वाली प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है और इस पे मैंने सारे चैप्टर्स जितने आपके न्यू सिलेबस वाले चैप्टर्स हैं वो करवा रखे हैं। तो आपके पास अगर नहीं समझ आ रहा है आपको तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लेना इस प्लेलिस्ट में जाकर, और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड होती हैं। और जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो आपके हिंदी में बहुत ज़रूरी हैं वो सारे चैप्टर्स मैंने करवा रखे हैं। यहाँ तक कि मैंने मॉड्यूल भी करवा रखा है। तो बार बार ये कमेंट करके अपना वक्त ज़ाया मत करो और इनके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम टॉपिक्स की बात करते हैं कि क्या टॉपिक्स हमारे लिए ज़रूरी हैं और कौन से टॉपिक ज़्यादातर आ रहे हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर ग्रामर में सबसे पहले तो विलोम शब्द आता है, उसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय ये टॉपिक आता है, और ये आपका कम से कम 2 से 3 नंबर का टॉपिक आता है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य शुद्ध और अशुद्ध, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। शब्दों का शुद्ध रूप, मतलब कई बार कैसा होता है कि शब्द दे दिए जाते हैं और वो उनको गलत लिखा होता है, उनको सही करके लिखना होता है। वाक्य को बदलना, ठीक है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, उसको फिर बदले कैसे वो भी आपका आ जाता है। वाच्य ये भी आता है, संधि विच्छेद और संधि, ठीक है, समास, मुहावरे, सर्वनाम और कारक। और इसके अलावा एक टॉपिक होता है छोटा सा अलंकार, ठीक है, इससे भी आता है और ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कैसे करना है। अब देखो ये वाले जो यहाँ तक टॉपिक हैं ये तो आ ही रहे हैं। आपके जो नया सिलेबस है ना उसमें नए वाले पेपर पैटर्न में पत्र निबंध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये एक्स्ट्रा में करवाना चाहती हूँ कि इन केस अगर आ भी जाए तो आप आराम से कर लो, जिसमें कि हम औपचारिक पत्र देखेंगे, अनौपचारिक पत्र और निबंध देखेंगे। फिर उसके बाद हम सार लेखन के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देंगे, आखिर ये क्या होता है और इसको कैसे हमें करना है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द आप सभी को पता होगा क्या होते हैं। विलोम शब्द का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, जैसे कि हमें दे दिया दिन, दिन का उल्टा क्या होता है, रात, ठीक है, तो ये हमें इसमें लिखना होता है, दैट्स इट। अभी मैं आपको सारे टॉपिक्स करवाने के बाद लास्ट में पेपर दिखाऊंगी कि पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, तो आपको आराम से एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि मैंने ऑलरेडी पेपर सॉल्व करवा रखा है, लेकिन वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, चलिए, जैसे अंत शब्द दिया है, अंत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का खत्म हो जाना। अब इसका विलोम शब्द क्या होगा, आदि, आदि यानी किसी चीज का शुरू होना। तो ऐसे ऐसे विलोम शब्द होते हैं जो आपके आ जाते हैं। जैसे आलस्य, आलस्य मतलब कोई आलसी है तो उसको कह सकते हैं कि इसमें आलस्य है। आलस्य का विलोम शब्द होता है उधम, ठीक है, आलस्य में इंसान क्या करता है, पड़ा रहता है। उधम में इंसान क्या करता है, वो इधर उधर कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है,
ऐसे अंतिम, अंतिम क्या होता है, किसी चीज का बिल्कुल आखिरी छोर, ठीक है। और प्रथम क्या होता है, किसी भी चीज की स्टार्टिंग, किसी भी चीज का पहला हिस्सा। तो अंतिम का मतलब आखिरी और प्रथम का मतलब पहला। देखो ये ना तुम्हें पता होते हैं, लेकिन तुम्हें ना ये वर्ड्स ऐसे मिल जाते हैं, ये शब्द ऐसे मिल जाते हैं जिनका मतलब तुम्हें समझ नहीं आता है, तो इस वजह से तुम लिख नहीं पाते हो। तो इस बात के ऊपर ध्यान देना है आपको कि पहले आप उस वर्ड का मतलब समझो, इसका क्या मतलब हो सकता है, फिर उसके हिसाब से आपको विलोम शब्द जो है लिखने पड़ते हैं। विलोम शब्द तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसके लिए मेरे हिसाब से ऐसी कोई घुट्टी नहीं है जो मैं तुम्हें पिला दूं और तुम आराम से करके आ जाओ, ठीक है। तो प्लीज विलोम शब्दों को याद कर लेना, जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैं आपको दिखा रही हूँ। शांति का अशांति होता है, ध्वंस का मतलब ध्वंस मतलब हर चीज का नाश कर देना, ठीक है, होता है ना, विध्वंस हो गया। उसके बाद निर्माण का मतलब होता है किसी भी चीज का को बनाना, ध्वंस यानी नाश करना, और निर्माण यानी किसी चीज को दोबारा बनाना। क्रय का मतलब होता है क्या, आप बताओगे क्रय का मतलब क्या है कमेंट सेक्शन में, उसका विलोम शब्द है विक्रय, ठीक है। और इसके अलावा गुरु शिष्य है ना, गुरु जो है ज्ञान देने वाला, शिष्य जो ज्ञान अर्जित करता है। इसके अलावा देखो न्यून, न्यून का मतलब होता है बहुत कम, ठीक है। और अधिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा। परिश्रम, वही जैसे हमने यहाँ पे आलस्य का उद्यम भी हो सकता है, परिश्रम भी हो सकता है। परिश्रम यानी मेहनत करने वाला, आलस्य जो आलसी, आलस से मतलब आलसी पड़ा रहता है, आलस में पड़ा रहता है। और भी बहुत सारी, ये इंपॉर्टेंट है उपेक्षा और अपेक्षा का, ठीक है, अपेक्षा और उपेक्षा ये इंपॉर्टेंट है। कठोर का कोमल होता है, ये तो अपने हिंदी में अगर आप मतलब बचपन में आपने विलोम शब्द पढ़े ही होंगे, तो इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे गृहस्थ, गृहस्थ का क्या होगा, जो घर गृहस्थी में फंसा रहता है। सन्यासी जो कि सन्यास ले लेता है। तो ये सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। उसके अलावा अगर हम देखें कुछ और विलोम शब्द, जैसे अत का इति होता है, अनुरक्ति का विरक्ति होता है, रुचि का सुरुचि, अल्पायु दीर्घायु, अल्पायु अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है, दीर्घ का मतलब होता है ज्यादा। अल्पायु जिसकी आयु कम हो, जिसकी जो एज है वो कम हो, उम्र कम हो। दीर्घायु जिसकी उम्र ज्यादा हो। तो आपसे अगर आप किसी बड़े का आशीर्वाद लेते हैं तो आपको क्या कहता है, दीर्घायु हो, यानी कि आपकी उम्र बड़ी हो, ठीक है। अलभ्य का, अलभ्य मतलब जिससे हमें कोई भी लाभ ना हो, लभ्य मतलब जिससे हमें लाभ हो। ऐसे ही लाभ का क्या होता है, हानि होता है। लाभ का क्या होता है, हानि होता है। ठोस, द्रव, ठीक है। तो ये सारे आपके विलोम शब्द याद करने पड़ेंगे। जैसे तरुण है, तरुण का वृद्ध होता है, तरुण यानी कि छोटा, ठीक है। वृद्ध यानी छोटा या जवान भी आप कह सकते हो, जो नौजवान होते हैं उनको भी तरुण कहते हैं। वृद्ध यानी बूढ़ा। और चल का अचल होता है, चल यानी कि जो एक जगह चल होता है, ठीक है, मतलब एक जगह खड़ा होता है, तो अचल यानी इसका उल्टा हो जाएगा। और चाह का अचाह होता है। कई बार ना ऐसा होता है कि विलोम शब्द के आगे कोई भी अगर एक शब्द है उसके आगे अ लगा दो तो उससे उसका विलोम बन जाता है वो, जैसे कि यहाँ पर देखो कंटक, अकंटक, ठीक है, आर्य, अनार्य। और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा चल का अचल, चाह का अचाह, चिर का अचिर। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो कुछ ना करने से बेहतर आप ये कर सकते हो कि इसमें अ लगा सकते हो। पहली ट्रिक या पहली टिप तो यही हो गई। और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि चोर का क्या होता है, साह, ठीक है। साहू भी आप साहूकार वगैरह जो होते हैं वो भी कह सकते हो। घृणा का प्रेम। सो ये सारे विलोम शब्द हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करें तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है टीएच क्लासेस, जो हमारे चैनल का भी नाम है, टेलीग्राम ग्रुप पर आपको ये सारी पीडीएफ फ्री में अपलोड करवा दूंगी मैं। नेक्स्ट आपका आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, उपसर्ग और प्रत्यय। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, ट्रस्ट मी, बहुत आसान टॉपिक है। जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी मुझे बहुत आसान टॉपिक ये लगता था, और मेरे साथ के बच्चे इसको पता नहीं क्यों इतना मतलब ऐसा सोचते थे कि पता नहीं क्या है इसमें। देखो मैं समझाती हूँ तुम्हें इसमें क्या है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द जो भी हमारे शब्दों के पहले लगते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। अब इसमें ना मैंने एक ट्रिक याद करी थी। देखो प्रत्यय में हमारा क्या है, प, और पीछे में भी हमारा क्या है, प। तो इसीलिए प्रत्यय हमेशा शब्दों के पीछे लगते हैं। उपसर्ग में
ऊ है, अगर इसको ऐसे कर दो, डंडा बना दो, तो ये क्या बन जाएगा, आगे, है ना। तो ये इसीलिए शब्दों के आगे लगते हैं। अब इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम समझे तो उपसर्ग और प्रत्यय शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में बदलाव करते हैं। कोई एक शब्द है, उसके साथ, जैसे शब्द मान लो क्या हो सकता है, आप लेख, लेख, ठीक है, लेख क्या है, एक शब्द है। देखो, शब्दों के साथ जुड़ने का मतलब ये है कि उस शब्द का, जिसमें हम जोड़ रहे हैं उपसर्ग या प्रत्यय को, उसका कोई मतलब होना चाहिए। बिना मतलब का अगर शब्द है, जैसे मैं अगर बोल दूं गक, गक का कोई मतलब नहीं है, चाहे मैं उसमें आगे उपसर्ग लगा लूं, चाहे मैं पीछे आगे उपसर्ग लगा लूं या पीछे प्रत्यय लगा लूं, तो भी उस गक का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए हम उसका कोई प्रॉपर एक वर्ड नहीं ढूंढ सकते। अभी अगर हम बात करें लेख की, लेख का मतलब होता है लिखना, है ना, या फिर हमारा जो लेख होता है, जिस तरीके से हम लिखते हैं उसको भी हम लेख कहते हैं। अब अगर हम इसमें अक प्रत्यय जोड़ दें, अक का मतलब क्या होता है, अक प्रत्यय होती है बेसिकली एक, अगर हम इसमें ये जोड़ दें तो इसका क्या प्रॉपर एक वर्ड बन जाएगा, वो बन जाएगा लेखक, ठीक है। इसीलिए जो भी हम जिसमें भी प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ रहे हैं, उस शब्द का भी मतलब बनना चाहिए, ठीक है। तो उपसर्ग शब्दों के पहले लगाए जाते हैं, और जबकि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं। उपसर्ग शब्दांश या अव्यय होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ बनाते हैं। मतलब जैसे जो उपसर्ग है वो शब्दों के पहले लगते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक उपसर्ग का उदाहरण है, शब्द था गंध, ठीक है। गंध, गंध का मतलब होता है, आपको पता होगा, स्मेल, है ना। कोई भी गंदी गंध अगर आ रही है, गंदी स्मेल अगर आ रही है, तो उसको हिंदी में हम गंध कह देते हैं। अब इसका कितना बुरा सा मतलब है ना, गंध का। लेकिन उसी के आगे हमने सु लगा दिया। सु क्या है, एक उपसर्ग है, आगे लगाई गई है सु, तो वो प्रॉपर वर्ड क्या बन गया, सुगंध। सुगंध का मतलब होता है कोई अच्छी खुशबू, है ना। तो ये इसी तरीके से बोला गया है कि शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ जो है उपसर्ग बना देते हैं। वैसे ही अगर हम प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय, देखो प्रत्यय था हीन, उससे पहले इसी में यही वर्ड से गंध है, ठीक है। गंध में हमने हीन प्रत्यय जोड़ दी, तो ये क्या बन गया, गंधहीन, गंधहीन। गंध में अगर तुम अक प्रत्यय जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा गंधक, है ना। नाम मतलब सुना होगा आपने, गंधक। अब देखो कई सारे प्रत्यय होते हैं, जैसे कि इतिहास, इतिहास एक शब्द है। इतिहास का मतलब होना चाहिए, क्या होता है इसका मतलब, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या लगाई, एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाई, तो वो क्या बन गया, ई का। ई में ई जब हम जोड़ते हैं तो वो ए बन जाता है। तो इतिहास में एक जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा ऐतिहासिक, ये हम संधि में समझेंगे, ठीक है। तो ये एक जो है ये प्रत्यय है, ठीक है। अंग्रेजी में उपसर्गों को कहते हैं प्रीफिक्स, और हिंदी में इसको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय को इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। अब ऐसे ही प्र जो उपसर्ग है, उसमें उसको हमने चार में जब जोड़ा तो वो बन गया प्रचार, ठीक है। अब ऐसे ही देखो, लेख में अक प्रत्यय जोड़ेंगे तो लेखक बनेगा। पाठ, पाठ का मतलब होता है कोई चैप्टर, है ना, उसमें अक प्रत्यय जोड़ी तो क्या बना, पाठक बन गया। क्र, क्र में, क्र का मतलब होता है किसी भी काम को करना, क्र में अक प्रत्यय जोड़ी तो वो बन गया कारक। ऐसे ही गे, गे में अक प्रत्यय जोड़ी तो गायक बन गया। धाव, धाव यानी कि जो भागता है, धावक मतलब धाव का मतलब होता है भागना है, दौड़ने वाला। अब उसी में अक प्रत्यय जोड़ी तो वो बन गया धावक। सहाय, सहाय का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, मदद। सहाय में अक प्रत्यय जोड़ी तो वो बन गया सहायक, सहायक का मतलब मदद करने वाला। अब पाल, पाल का मतलब होता है किसी भी चीज का पालन करना, पालना, ऐसे, ठीक है। अब उसमें अक प्रत्यय जोड़ी तो बन गया पालक, ठीक है। अब इन्हीं में हम अगर अन प्रत्यय जोड़ते हैं, तो जैसे पाल में अन प्रत्यय तो पालन बनेगा, सह में अन प्रत्यय तो सहन बनेगा, ने में अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नयन बनेगा। तो ये सारे प्रत्यय के उदाहरण हैं। अगर हम देखें कि आप उपसर्ग के क्या उदाहरण हो सकते हैं इसमें, उपसर्ग में मान लीजिए वी उपसर्ग है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि वी उपसर्ग से आप कोई भी दो शब्द बनाओ, तो आप क्या बना सकते हैं, दो शब्द, दो शब्द आप क्या बना सकते हैं, इसमें आपको बताना है। तो देखो विदेश बन सकता है, विदेश, है ना, जिसमें कि वी तो उपसर्ग हो गया और देश का मतलब निकलता है कि कंट्री। और ऐसे ही विहार बना सकते हैं, है ना,
कई जगह विहार शब्द का इस्तेमाल होता है। वी का मतलब है ये एक उपसर्ग है और हार का मतलब होता है किसी चीज से हार जाना, तो ये एक अलग वर्ड बना रही हैं दोनों मिलकर। और भी कई सारे वर्ड होते हैं जैसे कि विस्मय, ठीक है, विस्मय, और विशेष, विशेष, शेष का मतलब होता है किसी भी चीज का बच जाना, और इसमें वी जो है वो एक उपसर्ग है। तो इस तरीके से उपसर्ग के उदाहरण होते हैं ये, और ये आपके सारे थे किसके, प्रत्यय के उदाहरण। अब मैं आपको एक उपसर्ग देना चाहती हूँ, आपको ना ओके, प्रत्यय, एक प्रत्यय जो है आपका ता प्रत्यय से आपको कोई भी दो शब्द बनाने हैं और वो आपको फिर कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ता प्रत्यय से दो शब्द बनाकर कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट है आपका वाक्य। अब देखो वाक्य जो होते हैं ना उससे कई सारे क्वेश्चन आपके पास आते हैं, जैसे कि गलत वाक्य दिया हुआ होता है और उसको आपको सही करके लिखना होता है। अब उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला वाक्य का प्रकार होता है विधानवाचक वाक्य, ठीक है। विधानवाचक वाक्य का मतलब क्या है, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह करता है, वह सोता है, ठीक है, वह गाता है, तो वो आपका हो जाता है विधानवाचक वाक्य, जिसमें कि कोई विधान बताया जा रहा हो। उसके बाद आता है निषेधवाचक। निषेधवाचक का मतलब होता है जहां पर नहीं, न ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए, मतलब जहां पर किसी चीज को न करने की वो की जाए, ठीक है। जैसे वह नहीं जाता है, वह नहीं खाता है, वह नहीं गाता है, वह नहीं सोता है, ठीक है। प्रश्नवाचक आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, जहां पर प्रश्न पूछा जा रहा हो, क्या वह जाता है, ठीक है, क्या वह जाता है, क्या वह खाता है, क्या वह सोता है, क्या वह रोता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है साथ में, ठीक है। विस्मयादि बोधक, जहां पर आपका ये विस्मय चिन्ह जो है लगा हुआ हो वो हमेशा ही विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। जैसे अरे वह जाता है, अरे वह सोता है, इसमें हे भी हो सकता है, हे राम, ये भी एक विस्मयादि बोधक वाक्य है, ठीक है। आज्ञावाचक, आज्ञा, जहां पर आज्ञा ली जा रही हो, वह जाए, क्या वह सो जाए, ठीक है, क्या जरूरी नहीं है, वह रहे, ठीक है, वह खाए, ठीक है। इच्छावाचक, जहां पर इच्छा जताई जा रही हो, जैसे ईश्वर करे वह जाए, ईश्वर करे उसकी यात्रा शुभ हो, ईश्वर करे तुम तरक्की करो, ठीक है, इच्छा। संदेहवाचक में आपको संदेह दिखाई देगा, मतलब कंफ्यूजन होगी, वह जाता होगा, वह खाता होगा, वह सोता होगा, मतलब प्रॉपर एक वो नहीं है कि हाँ उसने किया होगा या नहीं। नेक्स्ट है संकेतवाचक, जिसमें कि हमें ये पता चले कि कोई चीज का हमें संकेत मिल रहा हो, यदि वह जाए तो मैं पढ़ूं, मतलब कंडीशन ये है, संकेत ये है कि वो जाएगा तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है, वह जाए तो मैं पढ़ूं, वह खाए तो मैं सोऊं, ठीक है। अब देखो अशुद्ध वाक्य से शुद्ध में कैसे बदलोगे ये देख लो। उसके पास 50 ग्राम सोने हैं, क्या ये सही है, सोने, क्या हम कभी सोने बोलते हैं, हम बोलते हैं हमेशा क्या, सोना, तो यहाँ पर गलत वर्ड क्या है, सोने, ठीक है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, उसके पास 50 ग्राम सोना है, सोना है, ठीक है। अपना हस्ताक्षर कर दो, यानी कि अपने साइन कर दो, तो अपना साइन, अपना अपना नहीं बोलते ना, हम बोलते हैं अपने हस्ताक्षर कर दो, है ना। दुर्घटना में अनेकों लोग घायल हुए, अब जब अनेकों अनेक बोल ही दिया तो उसमें ओ की मात्रा लगाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही एक प्लूरल फॉर्म है, तो इसीलिए यहाँ पर होगा दुर्घटना में अनेक लोग घायल हुए। और इसी तरीके के आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका था, ताजा गाय का दूध दे दो, ताजा गाय का दूध दे दो, क्या ये सही होगा, गाय का ताजा दूध दे दो, ये आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, ठीक है। ताजा गाय क्या होती है, ताजा कभी गाय होती है, दूध हमेशा ताजा हो सकता है, पानी हमेशा ताजा हो सकता है, खाने की चीजें ताजा हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन ताजा क्या गाय होती है, इसलिए वो गलत वाक्य था, आपके पेपर में आया हुआ है। मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ी हैं, मंदिर में जाने के लिए 50 सीढ़ियां हैं, सीढ़ी नहीं सीढ़ियां। मेरी बात सुनते ही उनका आंसू निकल गया, उनका होगा या उनके होगा, और निकल आया होगा या निकल आए होगा, मेरी बात सुनते ही उनके आंसू निकल आए, मेरा प्राण निकल रहा है, ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई वो
जो तिब्बत के होते हैं वो बोल रहे हैं मेरा प्राण निकल रहा है, बहादुर बाबू मेरे प्राण निकल रहे हैं, ये आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। संस्कृतियों पर देशवासी मर मिटा, संस्कृति पर, संस्कृतियों नहीं होता, संस्कृति होता है हमेशा, संस्कृति पर देशवासी मर मिटे, ठीक है। बुढ़ापे बुरे होते हैं, बुढ़ापे बोलते हो बुढ़ापा, हमेशा अगर आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, तो सब लोग क्या बोलते हैं, बुढ़ापा बड़ा बुरा है ना। बुढ़ापे बुरे होते हैं ये बोला किसी ने नहीं, तो ये गलत होगा, बुढ़ापा बुरा होता है। हो सकता है कि आपने सुने भी हों, हाँ आपके यहाँ बुढ़ापे बुरे होते हैं ये बोला भी जाए, लेकिन लिखने में ये गलत होते हैं, ठीक है। बेरोजगारियां दूर होनी चाहिए, बेरोजगारियां होगा या बेरोजगारी होगा, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। अपनी सोचों पर, ऐसे बोलते हो अपनी सोचों पर काबू रखो, नहीं, गलत है, अपनी सोच पर काबू रखो या अपनी सोच पर काबू पालो। यहाँ से अनेक गाड़ी गुजरती हैं, गाड़ी गुजरती हैं, सिर्फ एक गाड़ी गुजरती है, अनेक भी बोल दिया मतलब बहुत सारी भी बोल दिया और एक भी बोल दिया, तो यहाँ से अनेक गाड़ियां गुजरती हैं। आकाश में अनेक चिड़िया उड़ रही हैं, अनेक चिड़िया, चिड़िया ये न यहाँ पर एक चंद्र बिंदु लगता है ये वाला, तो ये चिड़िया हो जाता है, चिड़िया का मतलब है प्लूरल फॉर्म। इन प्रश्नों का उत्तर 50 शब्दों में दो, इन प्रश्नों के उत्तर, अब यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं तो उनका का हो जाएगा, नहीं के होगा। लोग मक्खियां मच्छरों से परेशान है, मक्खियां मच्छरों, क्या ये सही है, मक्खी मच्छरों से परेशान है। क्या यह सारी पुस्तक मुझे पढ़नी है, क्या ये सारी पुस्तकें मुझे पढ़नी है। जब सारी आ गया तो पुस्तक कैसे रह गया, पुस्तकें होगा ना। तो ये सारा आपका था वाक्य के प्रकार। उम्मीद करती हूँ अगर आपको अशुद्ध और शुद्ध वाक्य ना समझ आ रहे हो अब तक, तो अब आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। पेपर में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, अब आपसे ना कई बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आपको कुछ सरल वाक्य दिया जाता है, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य में बदलो, ठीक है। और आपका जो है कई बार बोला जाता है कि मिश्र से संयुक्त में बदलो, तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना और उनको बदलना। तो रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर हमारे पास वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य मतलब ऐसा वाक्य जिसमें कि हमें एक उद्देश्य दिखाई दे रहा हो या एक विधेय, जिनमें बिल्कुल सरल बातें कही गई हो, ठीक है। संयुक्त वाक्य होता है जिनको एक दूसरे के साथ जोड़ा गया, जो हम आगे देखेंगे। और मिश्र वाक्य में हमारे पास अलग अलग कुछ वाक्य होते हैं। तो सरल वाक्य के बारे में समझो पहले। सरल वाक्य जिन वाक्यों में एक उद्देश्य या एक विधेय होता है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे कि वर्षा हो रही है ना, एक उद्देश्य दिखाई दे रहा है ना, क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। मोहन पतंग उड़ा रहा है, मोहन क्या कर रहा है, मोहन पतंग उड़ा रहा है, तो एक उद्देश्य है उसका। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये सिंपल सा सरल सा वाक्य है। रविवार को भी हम पढ़ेंगे, यानी हम रविवार को भी पढ़ेंगे, तो ये भी एक सरल वाक्य है। वह फलों के लिए बाजार गया, वह फलों के लिए बाजार गया। राम खाना खाकर सो गया, या फिर गीता नाच रही है, या फिर आप कह सकते हो मनोज किताब पढ़ रहा है। तो ये सारे आपके सरल वाक्य होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में ना एक आपको पहचान मिल जाती है, इसमें या तो और शब्द आपको बीच में दिखाई देगा संयुक्त वाक्य में, या फिर आपको या शब्द दिखाई देगा, या फिर तो शब्द दिखाई देगा, या फिर आपको इसीलिए शब्द दिख सकता है। तो ये जितने भी शब्द, या फिर अतः शब्द आपको दिखाई देगा, तो ये जितने भी शब्द मैंने यहाँ पर बताए ये आपके संयुक्त वाक्य की पहचान करवाते हैं, ठीक है। जैसे माँ बाजार गई, ये अलग वाक्य है एक, माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई। इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। मतलब संयुक्त वाक्य की सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें ना आपको ना मतलब जो 2 वाक्य हैं जिनको जोड़ा गया है उनके अलग अलग मीनिंग है। जैसे माँ बाजार गई, ठीक है, माँ कहाँ गई, बाजार गई, क्या लेकर आई, सब्जियां लेकर आई, और उसको और से जोड़ दिया। आप खाना खाएं और आराम करें, आराम करें इसको हम नॉर्मली ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, वो आराम करो, ठीक है, एक अलग वाक्य है। आप खाना खा लीजिए, ये एक अलग वाक्य है, ठीक है। तो इसको किससे जोड़ा, और से जोड़ा। आप चाय पियेंगे या कॉफी,
ठीक है, तो इसको भी हम या से जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा राम बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आया। राम बीमार है ये एक अलग वाक्य है, स्कूल नहीं आया ये एक अलग वाक्य है, और उसको हमने इसलिए से जोड़ दिया। विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं तो अवश्य सफल होता है। अगर विद्यार्थी परिश्रमी होता है तो वो अवश्य सफल होता है, तो उसको तो से जोड़ा है। और लास्ट में सोमवार को हड़ताल है अतः बाजार बंद रहेगा। अतः को आप समझ सकते हो, इसीलिए भी होता है इसका एक मतलब कि बाजार बंद है, जो सोमवार है उस दिन हड़ताल है इसलिए बाजार बंद रहेगा। अब संयुक्त वाक्य की पहचान मैंने आपको बता दिया, अगर ये शब्द हो तो वो आपको बताते हैं कि ये यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। इसके अलावा कुछ अगर हम देखें, दो उपवाक्यों के बीच हमें समानाधिकरण संबंध होता है, मतलब एक समानाधिकरण, आपको ये जो वर्ड्स हैं ये आपको दिखाई देने पड़ जाएंगे। संयुक्त वाक्य में दो या अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य हो सकते हैं इसमें, और इनमें ना उपवाक्य हैं, मतलब ये एक वाक्य है ये एक दूसरा वाक्य है, इसको हम उपवाक्य कहते हैं। ये दोनों होते हुए भी हमें एक दूसरे का ना अलग अलग मीनिंग, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका अलग मीनिंग है और इस शब्द का अलग, इस पूरी सेंटेंस का अलग मीनिंग है, लेकिन जब हम देखें तो इसको और से जोड़ दिया गया है, इसीलिए ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें, मुख्य उपवाक्य अपने पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं होता। मतलब सोमवार को हड़ताल है इतना कह दो तो भी चलेगा, जरूरी नहीं कि ये बताओ बाजार बंद रहेगा। माँ बाजार गई इतना कह दो ये भी चलेगा, सब्जियां लेकर आई जरूरी नहीं बताना है, ठीक है। तो इसीलिए संयुक्त वाक्य की यही पहचान होती है। अब लास्ट में अगर हम मिश्र वाक्य देखें तो जिस वाक्य में मुख्य उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य पर आश्रित हो। संयुक्त की पहचान है कि वो कभी भी उसका जो मुख्य उपवाक्य है वो दूसरे उपवाक्य पे जो है आश्रित नहीं होता है, लेकिन मिश्र में आश्रित होता है। जैसे इसमें आपको ना शब्द मिलते हैं कुछ, जैसे कि जैसे, तो, जब, तो, जिसने, जब, तो, ठीक है। ये सारे शब्द अगर आपको मिले तो ये आपका हमेशा ही मिश्र वाक्य होता है, ये आपके योजक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखो मुख्य उपवाक्य, जैसे ही शाम हुई, जैसे से स्टार्ट हो रहा है, बिजली चली गई, है ना। आपका ये जो मुख्य उपवाक्य है जहां से शुरुआत हुई है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे ही शाम हुई, क्या इतना कह के रुक सकते हो? नहीं, उसके आगे भी बोलना पड़ेगा, बिजली चली गई, है ना। जब नई कक्षा में दाखिला होगा, जब नई कक्षा में दाखिला होगा उसके आगे बोलो, तब हम पढ़ेंगे। यानी कि हम कब पढ़ेंगे? जब हमारा नई कक्षा में दाखिला होगा। तो ये जो है ना एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। खास करके जो फर्स्ट वाली हमारी इतनी लाइन होती है योजक से पहले की, वो दूसरी लाइन पर डिपेंड करती है। जब राम आया तो शाम चला गया। शाम कैसे चला गया? जब राम आया, है ना। उस लड़के को बुलाओ जिसने काले जूते पहने हैं। उस लड़के को बुलाओ इतना कह दो तो क्या वो सामने वाला इंसान बुलाकर लाएगा? नहीं, उसकी पहचान बताइए कि जिसने काले जूते पहने हैं। जब आंधी आई तो धूल उड़ने लगी, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको ये टेबल के माध्यम से मैंने बताया है। अब हम देखते हैं कि आपको कैसे सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन करना होता है, जो आपके पेपर में आते हैं खासकर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका एक साधारण वाक्य वाला कॉलम है और ये फिर चेंज करके बदलाव करके उसमें मिश्रित वाक्य बनाया गया है। पहला वाक्य है आपका, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। ये एक साधारण वाक्य है या सरल वाक्य है। अब अगर हमें इसको बदलना हो मिश्रित वाक्य में तो आप क्या लिखोगे? जो, है ना, जो से स्टार्टिंग करेंगे मिश्रित वाक्य में। अभी अभी यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? जिसमें जैसे, तो, जब, तो, जिसमें जो आए, ठीक है, और जब, तब, ये सारे वर्ड जो उसमें आए तो वो मिश्रित वाक्य बन जाता है। जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, है ना। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, तो आप इसको कैसे बना सकते हो? जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। छतरी वाले आदमी को बुलाओ, इसको हम कैसे लिखेंगे अगर मिश्रित बनाना है? तो उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। उसे कपड़े खरीदने थे इसीलिए बाजार गया, है ना।
उसे कपड़े खरीदने थे, इसलिए बाजार गया। प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। ये एक सरल वाक्य है। जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। नेक्स्ट है, स्वस्थ रहने के लिए तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि स्वस्थ रहना है तो तुम्हें दूध पीना चाहिए। यदि भी आ जाता है कई बार इसमें, ठीक है। तो ये सारे आपको देख लेने हैं ध्यान से। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट है, सरल वाक्य से संयुक्त में कैसे आप बदलोगे। तो ये एक सरल वाक्य है, ये आपके संयुक्त वाक्य है। आप खाकर आराम करें, आप खाना खाएं और आराम करें, ठीक है। ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। और आता है हमारा बीच में, जिसमें कि हम जो पहला वाक्य है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड नहीं होता, आश्रित नहीं होता है, ठीक है। उसी को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया, सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाएगा। वह भोजन करके विद्यालय जाता है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है, ठीक है। और आ गया बीच में। बेसिकली इसमें ज्यादातर और, इसलिए, अतः, और इसके अलावा आपका जो है तो इस तरीके के शब्द आते हैं। बादल घिर कर भी ना बरसे, बादल घिरे परंतु वर्षा ना हुई। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, वह बाजार गया और उसने फल खरीदे, ठीक है। तो ये सब बाकी आप देख लेंगे। उसके बाद मिश्रित से आपको सरल वाक्य में अगर बदलना है तो कैसे बदलोगे। मिश्रित वाक्य दिया हुआ है, उसको सरल वाक्य बनाओ। जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं। राम ने कहा कि वह निर्दोष है, राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो ये एक मिश्रित वाक्य है। आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ, ये एक सरल वाक्य बन गया। और यहाँ पर ये देखो, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, एक सरल वाक्य बन गया। अब ऐसे ही संयुक्त वाक्य से मिश्रित में बदलना है तो क्या करोगे। संयुक्त वाक्य से मिश्रित में बदलने के लिए, जैसे संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, ठीक है। पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई। जैसे ही, वैसे ही, जब, तब, ये सारे मिश्रित वाक्य के आप कह सकते हो योजक हैं। बिजली जाते ही टीवी बंद हो गया। जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गई। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। एक ना बहुत बड़ी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। मिश्रित वाक्य में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि यहाँ पर आपको ज्यादातर जो है ना कॉमा देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर भी आप ज्यादातर सेंटेंसेस, जैसे मैं अच्छा खेला कॉमा किंतु हार गया, ठीक है। वह मेहनती है कॉमा अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। यहाँ पर देखो, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा कॉमा गाड़ी जा चुकी थी, तो ये मिश्रित वाक्य है, ठीक है। संयुक्त में भी देखने को मिलते हैं लेकिन मिश्रित में ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है। जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए, कॉमा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, वह परिश्रमी था और सफल हुआ। वह परिश्रमी था इसीलिए सफल हुआ, ठीक है। आगे बढ़े। अब हमारा आ जाता है वाच्य। वाच्य ना आपके मतलब क्या होता है इसमें। वाच्य का मतलब होता है, वाच्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत्रिवाच्य, जिसमें कि ये बताया जाता है कि जो कर्ता है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। कर्ता का मतलब क्या होता है, काम को करने वाला। और कर्मवाच्य होता है जिसमें कि काम पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो काम हो रहा है, ठीक है। कृत्रिवाच्य में कर्ता पर जोर दिया जाता है जो काम कर रहा है, और कर्मवाच्य में काम पर जोर दिया जाता है जो काम हो रहा है, ठीक है। जैसे कृत्रिवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का आपका क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट है इसकी सेंटेंस, हालदार साहब ने पान खाया। अब आप बोल रहे हो किसी को हालदार साहब ने पान खाया। अगर हम इसमें अगर आप देखोगे तो कर्ता के ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पान किसने खाया, हालदार साहब ने। तो अब अगर हम इसको कर्म वाच्य में बदलें तो इसका हो जाएगा, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। यानी कि किसके द्वारा पान खाया गया। पान जो है वो यहाँ पर पान खाना एक काम है और उस काम पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, तो हालदार साहब के द्वारा। ऐसे ही मरीज पानी नहीं पी सकता, पानी से मरीज नहीं पिया जाता, ठीक है। सॉरी, मरीज से पानी नहीं पिया जाता, क्या बोल दिया, मरीज से पानी नहीं पिया जाता, ठीक है। अब आप गाना गाएं।
अब आपके द्वारा गाना गाया जाए। तो गाना गाने के ऊपर यहाँ पर कर्मवाच्य में जोर दिया जा रहा है। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो कर्ता के ऊपर जोर है। कुम्हार कौन बनाता है? कुम्हार बनाता है मिट्टी के बर्तन। और अगर हम कर्मवाच्य में देखें तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब किसके द्वारा? कुम्हार द्वारा, लेकिन बनाया क्या जाता है? मिट्टी के बर्तन। तो इस पे ज्यादा जोर है। कवियत्री ने कविता पाठ किया, कवियत्री के द्वारा कविता पाठ किया गया। मतलब इसमें बेसिकली ये देखो, जैसे कि मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल देती हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपका एक कर्मवाच्य है, जिसमें कि मैं क्या कर रही हूँ? पढ़ा रही हूँ। कर्तृवाच्य है मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब मैं पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलें तो हम बोलेंगे मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है। यानी कि किसके द्वारा? मेरे द्वारा क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। तो ये कर्मवाच्य है। बेसिकली इसमें द्वारा जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप अगर बोल रहे हो मैं पढ़ रहा हूँ या फिर मैं सीख रहा हूँ, तो ये क्या है? ये कर्तृवाच्य है। अगर हम इसको कर्मवाच्य में बदलेंगे, मेरे द्वारा सीखा जा रहा है, तो द्वारा जो है वो उसमें आ जाता है। जैसे मरीज ने आज खाना खाया, मरीज द्वारा खाना खाया गया। आज खाना खाया गया। ठीक है, गायिका ने मधुर गीत गाए, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। दादी जी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। तो ये होता है आपका कर्तरी से कर्म में बदलने का ट्रिक। नेक्स्ट आपके आ जाती है संधि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और हमेशा ही आपका आता है संधि से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन। तो संधि देखो क्या होता है। संधि का मतलब होता है मेल करना। मेल मतलब मेल वो वाला ईमेल नहीं। मेल मतलब एक किसी चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है आपका संधि। ठीक है, जब हम दो निकटवर्ती ध्वनियां आपस में मिल जाती हैं तो एक नया रूप धारण करती है, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे सूर्य जमा उदय, सूर्य के साथ हमने उदय जोड़ा तो क्या बना? सूर्योदय बना। ठीक है, सो आगे अगर हम बढ़ें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। तो इसके आपको फर्स्ट वाला जो है वो है स्वर संधि, फिर इसमें आती है व्यंजन संधि, और लास्ट में आती है 3rd नंबर पर विसर्ग संधि। स्वर संधि की अगर हम बात करें तो 2 स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या जो बदलाव होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो जब आपको उम्मीद करती हूँ स्वर और व्यंजनों के बारे में तो पता होगा, है ना। स्वर और व्यंजन क्या होते हैं? स्वर जैसे कि अ से लेकर आपका ए आई ई ये सारे जो होते हैं ये आपके स्वर होते हैं। व्यंजन में आपका क ख ग घ ड, तो ये सारे व्यंजन होते हैं। तो अगर हम बात करें स्वर संधि की तो 2 स्वरों के मेल से जोड़ से स्वर संधि उत्पन्न होती है। जैसे कि शिव जमा आल्य। अब आप बोलोगे यहाँ पर वो तो एक व्यंजन है। नहीं, शिव में अगर आप इसकी मतलब आपने अगर बिल्कुल पर्टिकुलरली जो बेसिक संधि होती है वही मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, शिव का जब हम संधि विच्छेद करें ना, शिव, ठीक है, तो उसमें ना हर एक, जैसे ये हमारा वर्ण है, वर्ण जो है वो जमो ओ से बनता है, वो जमो ओ से वर्ण बना हुआ है। तो यहाँ पर ये जो वो है, यहाँ पर ए जमा आ इसका इस्तेमाल हुआ है। सो ये बन जाएगा शिवालय। ऐसे ही महा जमा आत्मा, जिसमें कि हमारा आ और आ जुड़ता है, जो आपका बड़ा आ जमा में बड़ा आ मिलकर बनता है बड़ा आहे, तो ये महात्मा बन जाता है। नर जमा में इश, यानी कि जब आपका अ और ई जुड़ता है ना, बड़ा ई, तो ये आपका बना देता है बड़ा ई, इसीलिए नरेश बन गया। एक जमा में एक, जिसमें कि आपका अ और अ है, वो आपका पहले तो अ बड़ा आ बनाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा बड़े आई, तो ये एकैक बन जाएगा। अब स्वर संधि के भी ना कई सारे पार्ट्स होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे। उससे पहले देखो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होता है? इसमें एक तो स्वर होता है, इसमें ना एक संधि का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर परिवर्तन होता है, उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि दिक जमा में अंबर, यहाँ पर क और अ का जब जोड़ हुआ तो दिगंबर बना। ठीक है, वाक जमा में ईश तो वागीश बना। षट जमा में आनंद,
षडानन बन गया, जगत जमा में अम्बा जगदम्बा, वाक जमा में जाल वाग जाल। तो इसी तरीके से आप ये भी पढ़ लेंगे। आगे अगर हम बढ़े विसर्ग संधि की ओर, तो विसर्ग संधि में क्या होता है, इसमें विसर्ग जो आपका ये विसर्ग होता है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। इसके बाद स्वर या व्यंजन आने पर, अगर स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है तो उससे एक विकार या विसर्ग पैदा होता है, जिसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर अध जमा में मुखी अगर आपको दिख रहा है तो अधः में विसर्ग है और उसमें मुखी में ऊ है आपका स्वर, ठीक है। तो ये अधोमुखी बनाता है, यानी ये ओ, मतलब अगर विसर्ग जमा में ऊ है तो वो ओ को उत्पन्न कर देता है, ठीक है। अधः जमा में गति है तो इसमें क्या हो जाएगा, अधोगति, वही सेम चीज है। मन्हा जमा में रथ तो मनोरथ हो जाता है। तो ये चीजें आपको देख लेनी। निश्चल कैसे बनेगा, निहि जमा में चल, ठीक है। अगर इस तरीके से निहि जमा में चो है तो वो क्या बना देता है, निश्चल बना देता है। दु जमा में कर्म, दुह जमा में कर्म तो दुष्कर्म बनता है। और यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया विसर्ग संधि क्या होती है। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपका संधि विच्छेद का। तो संधि विच्छेद में देखो क्या होता है, संधि विच्छेद का मतलब होता है आपको ना कुछ इस तरीके से वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे मनोहर शब्द आपको दिया जाएगा और उसको आपको बोला जाएगा कि मनोहर का संधि विच्छेद करो। तो आप ये वाली जो है ये लिखोगे संधि विच्छेद में, मनः जमा में हर लिखते हैं तो मनोहर बन जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा उस टाइम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम। स्वर संधि के कुछ नियम होते हैं, उनके ऊपर ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है। तो दो समान स्वर जब मिलते हैं, जैसे कि हमारा अगर अ जमा में अ मिल रहा है, ठीक है, या फिर ई जमा में ई मिल रहा है, तो उसमें दीर्घ स्वर बनता है। कौन सा स्वर बनेगा, इसमें ई जमा में ई मिल रहा है तो यहाँ पर बड़ा ई बनेगा। अ जमा में आ मिल रहा है, मैंने ऊपर बताया पीछे आपको, बड़ा आ बनेगा। ऐसे ही अग्नि जमा में इंद्र बना तो अग्निंद्र बना, ठीक है। जब अ या बड़ा आ के बाद ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ आते हैं तो उनके स्थान पर ए ओ का उपयोग होता है। जैसे कि गुरु जमा में इंद्र तो गुरेंद्र बन जाता है। अब हम ये वाला पढ़ते हैं, तो जब आ के बाद ए आएगा, आता है तो उसके स्थान पर ए औ का उपयोग होता है। जैसे देव जमा में इंद्र तो देवेंद्र, ठीक है। अ के बाद या बड़ा आ के बाद ई, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आते हैं तो उनके स्थान पर या व बन जाता है। जैसे हरि के साथ अगर उपदेश जोड़ेंगे तो हरियुपदेश बन जाएगा, ठीक है। ए के साथ ओ, औ के साथ कोई अन्य स्वर, जैसे ए का अय बन जाता है, ए का आय, ओ का अव बन जाता है और बड़ा औ का आव बन जाता है, इसे हम अयादी संधि कहते हैं। और हमारे पास कितनी संधियां होती हैं स्वर संधि में, 5 होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि, ठीक है। अब अगर हम बात करें बड़ा ई या छोटे ई के मेल, अगर छोटा ई या बड़े ई अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर मिल रहा है तो उसका रूपांतरण य में हो जाता है। छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मेल अगर छोटा ऊ बड़े ऊ के अतिरिक्त किसी दूसरे स्वर में मिल रहा है तो वो बड़े व में मतलब वो व में बदल जाता है, ठीक है। तो ये नियम है। अब हम बात कर लेते हैं समास के बारे में। समास क्या होता है, समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि इसका मतलब है छोटा रूप, किसी भी चीज का छोटा रूप समास कहलाता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उसको हम समास कहते हैं। कोई दो या दो से ज्यादा शब्द हैं उनको मिलाकर कोई एक छोटा शब्द बनाया जाता है, उसको हम समास कहते हैं। समास के भेद होते हैं, पहला होता है अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास और लास्ट होता है बहुव्रीहि समास। टोटल 6 प्रकार के समास होते हैं और सभी हम देखेंगे। सबसे पहला समास आपका है अव्ययी भाव समास। इसमें क्या होता है, दोनों शब्दों में से पहले होने वाला शब्द कोई अव्यय होता है और उसके बाद का शब्द हमारा वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे हम अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे कि आजीवन, आजीवन, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे तो दो शब्द है, एक शब्द है आ और एक शब्द है जीवन। तो दोनों शब्दों में से पहला जो शब्द है वो अव्यय है। इसमें जो पहला शब्द है वो एक अव्यय है आ,
ठीक है। तो इसका कोई खासा मतलब नहीं है, लेकिन जीवन जो इसका बाद का शब्द है उसका हम वास्तविकता में प्रयोग करते हैं, है ना। जीवन हम कितने मतलब बहुत बार इस्तेमाल करते हैं जीवन को, जीवन शब्द को, तो ये इसीलिए कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव। अगर हम इसका मतलब देखें आजीवन का, तो इसका मतलब होता है जीवन भर, है ना, जीवन भर। नेक्स्ट है यथा सामर्थ्य। यथा सामर्थ्य में अगर आप देखोगे तो यथा का कोई खासा मतलब नहीं है, ये एक अव्यय है, और सामर्थ्य का मतलब होता है कि हमारे अंदर कितनी एबिलिटी है, हम कितना सामर्थ्य रखते हैं। तो सामर्थ्य के अनुसार ये भी एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, ठीक है। मतलब इसमें अव्यय मिलेगा, पहले वाला जो वर्ड है उसका खासा मतलब नहीं होगा, इसमें ज्यादातर आपको यथा देखने को मिलता है पहले शब्द में, आ देखने को मिलता है, और इसके अलावा जैसे कि भर पेट, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो भर पेट, पेट भरकर, ठीक है, भर पेट, पेट भरकर। हर रोज, हर रोज, रोज को हम डेली इस्तेमाल करते हैं, रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। अब हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है या और पूर्व पद गौण होता है तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यह कारक से जुड़ा हुआ समास होता है। पहला पद जो है इसका प्रधान होता है और दूसरा पद इसका गौण होता है, ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ है तो उसे हम क्या कहेंगे, धर्म ग्रंथ कहेंगे। अगर आप देखो तो पहला पद प्रधान है, इसमें ग्रंथ तो कई सारे होते हैं लेकिन धर्म तो एक ही है ना, धर्म तो एक ही है, ग्रंथ तो कई सारे हो सकते हैं। राजा का कुमार, उसे हम क्या बोलते हैं, राजकुमार। राज, राज तो किसी एक के पास ही होगा ना। कुमार, कुमार यानी कि लड़का, लड़के को कुमार कहते हैं। लड़के तो कई सारे हो सकते हैं, इसीलिए इसमें तत्पुरुष समास आता है। तुलसीदास कृत, तुलसीदास के द्वारा कृत। तुलसीदास, तुलसीदास तो एक ही है ना, तुलसीदास तो एक ही हुए हैं, लेकिन कृत, कृत का मतलब होता है उनके द्वारा किया गया या उनके द्वारा बनाया गया या लिखा गया, ठीक है। तो बनाया गया या लिखा गया तो किसी के द्वारा भी किया जा सकता है, लेकिन तुलसीदास तो एक ही है ना, एक ही है। राजसभा, राजा की सभा। किसकी सभा है, राजा की। सभा तो कई सारी हो सकती हैं लेकिन सभा किसकी है, राजा की, तो राजा तो एक ही होगा। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। आग्रह तो हम कई प्रकार से किसी भी उसमें कर सकते हैं। आग्रह का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट तो हम किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, लेकिन सत्य तो एक ही है ना। मतलब जो पहला पद है वो सिर्फ एक होता है, लेकिन ग्रंथ जो सेकंड पद है वो कितने मतलब उसका कोई एक प्रॉपर एक वो नहीं है कि वो सिर्फ उसी चीज के लिए किया गया हो, ठीक है। तो इसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, इसे हम कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे कि चंद्रमुख, पहला जो शब्द है ना चंद्र, चंद्र, उसका एक विशेष गुण है। चंद्र का एक विशेष गुण है, बोलते हैं ना चांद जैसा मुखड़ा, चांद जैसा मुखड़ा। मुखड़े तो कई सारे हो सकते हैं लेकिन चांद जैसा है, चांद में कोई गुण है। गुण क्या है कि वो बहुत सुंदर है। तो चांद जैसा मुखड़ा है, चांद जैसा चेहरा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चंद्रमुख। इसमें जो पहला शब्द होता है उसमें कोई ना कोई विशेष गुण होता है। कमल नयन, कमल के समान नयन, कि तुम्हारे जो नयन है, तुम्हारे जो आंखें हैं वो कमल के समान है, कमल जैसी सुंदर है। देह लता, देह रूपी लता। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा, दही बड़ा, दही बड़ा, दही में गुण है, ठीक है, जो बड़े को अपनी ओर अपने में डुबा रही है। नील कमल, नीला कमल, ठीक है, नील कमल मतलब नीला कमल। नील का क्या मतलब होता है, कमल तो कई सारे हो जाते हैं, कमल तो गुलाबी भी होता है ना, लेकिन नील में एक गुण है कि वो क्या है, वो नीला है, वो सुंदर है। पीतांबर यानी पीला अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र तो हम कई सारे पहन सकते हैं लेकिन गुण क्या है, पीला है, ठीक है। नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास जो है वो बहुत आपको आसान लगेगा। द्विगु समास में ना आपको उत्तर पद प्रधान होता है इसमें और संख्यावाचक होता है ये। जैसे इसमें कोई भी आपको संख्या देखने को मिलेगी, 9, 10, ठीक है, और 100, इस तरीके की संख्याएं इसमें देखने को मिलती है, 2, 3। तो ये संख्याएं अगर आपको देखने को मिले कहीं भी, कोई भी संख्या, मतलब यही नहीं, 100 भी हो सकती है, 100 का मतलब होता है 4, ठीक है, 4,
तो ये संख्याएं बेसिकली नंबर्स इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, तो 9 यहाँ पर संख्या है। दोपहर, दो पहरों का समाहार, दो पहरों का समाहार, दो पहर मिलकर बनाते हैं दोपहर, ठीक है, तो यहाँ पर दो एक संख्या है। त्रिलोक, तीन एक संख्या है, तीन लोकों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 महीनों का समूह चौमासा कहलाते हैं। दशानन, दशानन, 10 हो जिसके आनंद, यानी कि 10 सर वाला। कितने सर है? 10, 10, ठीक है, तो ये संख्या है, तो यहाँ भी द्विगु समास। जहां भी आपको संख्या दिख जाए वहां पर ट्रिक ये है कि द्विगु समास टिक लगा दो। द्वंद्व समास में एक ट्रिक होती है, आपको ये वाला साइन इसमें देखने को मिलता है, और ये मैंने ऐसे ही याद किया था द्वंद्व समास, क्योंकि बहुत सारे समास और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं तो याद करना बहुत मुश्किल होता है। इसमें ना दो शब्दों का संयुक्त रूप बनता है जिससे कि प्रत्येक स्वतंत्र होता है, और वह द्वंद्व समास कहलाता है। पाप पुण्य, पाप और इसके साथ ये वाला साइन है और पुण्य, ठीक है, तो इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? पाप और पुण्य, ठीक है, पाप और पुण्य। तो और से इसकी संधि की जाती है समास की, और ये द्वंद्व समास कहलाता है। अन्न जल, सीताराम, सीता और राम, अन्न जल में अन्न और जल, खरा खोटा, खरा और खोटा, ठीक है, ऐसे ही दिन रात, दिन और रात, दिन और रात, मतलब बेसिकली इसमें कुछ जो विलोम शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हो आप, वो जो है द्वंद्व समास कहलाता है। सुख दुख, सुख दुख, तो इसका क्या होगा? सुख और दुख। लाभ हानि, लाभ और हानि। लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास। इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द प्रयोज्य संख्या के रूप में प्रयोग होता है, उसके बाद का शब्द उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, उसे बहुव्रीहि। अच्छा, मैंने दशानन वहां बोल दिया ना, अच्छा हाँ सॉरी, ये एक एक्सेप्शन है। दशानन आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो बहुव्रीहि होता है। दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके, कौन है? रावण। मतलब इसमें जो शब्द प्रयोज्य हुआ है, शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उसका कोई ना कोई अर्थ, कोई ना कोई उससे जुड़ा होता है। जैसे दशानन की बात करें, 10 है आनंद जिसके, एक ही इंसान हुआ है जिसके 10 शरीर, 10 सर है, कौन है? वो रावण है। पीछे जो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था ना, ये गलत है, ठीक है, तो प्लीज इस पर ध्यान मत देना। अभी ध्यान देना, दशानन का मतलब है वो बहुव्रीहि में है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है? नीला कंठ वाले शिव, ठीक है। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका, श्री कृष्ण। और पीतांबर जो है ये आपका यहाँ पर भी आता है, कहाँ पर? हमने अभी देखा था ना, इसमें कर्मधारय में, कर्मधारय में भी पीतांबर शब्द आता है, तो ये इसमें भी हो सकता है। तो ये बहुव्रीहि भी है और कर्मधारय भी है पीतांबर, ठीक है। पीला है अंबर जिसका। ऐसे ही आपका बहुव्रीहि के कई सारे और उदाहरण होते हैं, जैसे चक्रधारी, चक्र किया है धारण जिसने, तो वो कौन है? विष्णु। नेक्स्ट है सर्वनाम। सर्वनाम भी आपका आ जाता है। सर्वनाम का मतलब क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो हमारे सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें कि आपके व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में प्रयोग होते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, वह, वे, उसका, उसकी, उनका आदि। जैसे अगर हम बात करें, वे जा रहे हैं, इसमें आपसे बोला जाए कि सर्वनाम बताओ और उसका भेद बताओ, तो वे इसमें क्या है? कौन सा क्या है? सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप बोलोगे। ऐसे ही निजवाचक सर्वनाम, ये सर्वनाम ना स्वामित्व दिखाते हैं, जैसे हमारा, हमारी, हमारे, तेरा, तेरी, तेरे, आपका, आपकी, आपके, उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, ठीक है, तो ये सारे जो है निजवाचक होते हैं। जैसे ये हमारा घर है, मतलब इसमें हम क्या बता रहे हैं कि ये हमारी स्वामित्व वाला, मतलब हम इसके स्वामी हैं इस घर के। निश्चयवाचक में क्या होता है कि वो किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार की निर्दिष्टता या पहचान का बोध कराते हैं, जैसे कि यह, वह, ये, वे, ऐसा, वैसा, इतना, उतना, जितना, तितना, जैसा, तैसा, ठीक है, तो ये निश्चयवाचक है। जैसे मुझे
उतना ही खाना देना जितना मैं खा सकूं। ठीक है, तो ये निश्चय निश्चय हम कर रहे हैं कि मुझे सिर्फ उतना ही खाना देना जितना मैं खा सकूं। अनिश्चय होता है जिसमें कि हम नहीं बता पाते हैं कि कितनी वस्तु हमें, कितनी स्थान या कितने विचार आ रहे हैं दिमाग में, तो ये अनिर्दिष्टता का बोध कराते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी, बहुत, सभी, सब, बड़ा, थोड़ी, थोड़े, थोड़ा सा खाना दो, हमें नहीं पता कि कितना दो, है ना। थोड़ा सा का क्या मतलब होता है, थोड़ा, थोड़ा का क्या मतलब है, थोड़ा सा खाना दो, है ना। प्रश्नवाचक का मतलब होता है जहां पर प्रश्न बन रहे हों, जैसे कब, कहाँ, किसका, किसकी, किसके, किसे, किससे, कौन, कैसा, कितना। जैसे तुम कब आए, और तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या आ गया ना। तो वहां पर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इस सेंटेंस में बताओ सर्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक लगाओगे। संबंध सूचक, जहां पर हमें संबंध बताया जाए, उसका, उनकी, जैसे यह उनकी बहन है, तो किसकी बहन है, उनकी बहन है। ठीक है, तो वहां संबंध है। अब आते हैं, बात करते हैं कारक को लेके। तो कारक जो है वो क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया को करने वाला कारक होता है। ठीक है, कर्ता भी इसको हम बोलते हैं। अब जिसने काम किया है, जिसने वो क्रिया करी है, तो उससे रिलेटेड आपके क्या प्रश्न आते हैं। कारक हमारे होते हैं 8। ठीक है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो आपको याद कैसे करना है, कर्ता कौन है, वो क्रिया को पूरा करने वाला। कर्म कौन है, क्रिया को प्रभावित करने वाला, जिससे काम हो रहा है। करण है क्रिया का साधन। संप्रदान है जिसके लिए काम हो। अपादान है जहां पर अलगाव हो। संबंध है जहां पर पदों में संबंध हो। क्रिया, अधिकरण जो है वो क्रिया का आधार है, और संबोधन किसी को पुकारना होता है। तो आपको याद करना है इनके चिन्हों से, ताकि आपको बेटर याद हो। देखो, कारक हैं और चिन्ह हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे, हो। ठीक है, संबोधन तो सबसे आसान है, जैसे क्योंकि इसमें विस्मय आदि बोधक चिन्ह आ जाता है। देखो क्वेश्चन में कैसे आ जाएगा, जैसे आपसे बोला जाएगा राम ने रावण को मारा। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कारक बताओ, कौन सा कारक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ने पे जो है ने को हाईलाइट किया गया, तो आपको बताना है कारक कौन सा है। राम ने, किसने, करता है ये। ठीक है, राम क्या है, करता है। क्यों है, क्योंकि ने आ रहा है यहाँ पर राम के बाद, तो ये वाला जो है ये हो जाएगा कर्ता कारक। ठीक है, रावण को, रावण को कहाँ पे आता है, को आता है कर्म कारक में। तो इसीलिए अगर यहाँ पर को पे टिक लगाया गया हो, तो को हाईलाइट किया गया हो, तो अब कर्म कारक होगा। अगर सिर्फ ने को हाईलाइट किया है तो कर्ता कारक होगा। ठीक है, ऐसे अगर हम कर्म का एक और उदाहरण ले, माँ बच्चे को सुला रही है, को यहाँ पर भी आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक है। ठीक है, हाँ, और अगर करण करण की बात करें, हम आंखों से देखते हैं, किससे देखते हैं, आंखों से, तो ये क्या है, करण कारक है। ठीक है, मेरे लिए दूध लेकर आओ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये से, के, द्वारा, ने, को, ये याद करना, और इसको ऐसे ही याद करना, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे। ठीक है, संप्रदान की बात करो, मेरे लिए दूध लेकर आओ, लिए, किसके लिए लेकर आना है, मेरे लिए। ठीक है, जिसके लिए काम हो रहा हो उसको हम संप्रदान कहते हैं। तो मेरे लिए दूध लेकर आओ, तो वो क्या है, संप्रदान कारक है। अपादान में क्या होता है, जहां पर अलगाव होता है। दूल्हा घोड़े से गिर गया, दूल्हा घोड़े से गिर गया, तो दूल्हा किससे गिर गया, घोड़े से गिर गया। यहाँ पर अलग हो गए ना वो लोग, है ना, दोनों अलग हो गए। दूल्हा पहले घोड़े पर बैठा था और घोड़े से अलग हो गया, तो इसीलिए से यहाँ पर होता है एक चिन्ह, तो इसीलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। संबंध की बात करें, यह सुरेश का भाई है, का दिखाई दे गया, की दिखाई दे गया, ये सुरेश की बहन है, ये सुरेश की माता है, ये सुरेश के पिता हैं। तो ये अगर जहां पर का, के, की, रा, री, रे ये दिख गया ना, तो वहां संबंध है। ठीक है, उसके बाद क्रिया का आधार होना वो अधिकरण में होता है, जैसे पुस्तक मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, तो कहाँ पर है, मेज पर है, पुस्तक मेज पर है, तो इसीलिए ये हो जाएगा अधिकरण। संबोधन में मैंने आपको बताया विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है, हे ईश्वर रक्षा करो, किसी को पुकार रहे हैं हम, किसको पुकार रहे हैं, हे ईश्वर, ईश्वर को पुकार रहे हैं, हे ईश्वर रक्षा करो। ठीक है,
कारक हो गया। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका पत्र, ठीक है। पत्र में आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनौपचारिक और एक होता है औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम अपने सगे संबंधी या किसी अपने निजी रिश्तेदार को लिख रहे हैं, वो पत्र आपके सारे अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसको आप अपने भाई को भी लिख सकते हो, अपनी बहन को भी लिख सकते हो, अपने पिता को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, ये सारे पत्र आपके अनौपचारिक होते हैं। इसका पैटर्न यहाँ पर मैंने दिया है, औपचारिक पत्र का पैटर्न यहाँ पर मैंने दिया है, ठीक है। जैसे कि अनौपचारिक की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक में ना, मतलब इनफॉर्मल वाले में आपको सिर्फ प्रेषक का पता लिखना होता है, मतलब जो लिख रहा है उस पत्र को सिर्फ उसका पता आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो है दिनांक जरूरी नहीं लिखनी, पर आप लिख सकते हो। फिर संबोधन करना पड़ेगा, जैसे मेरे प्रिय भाई, ठीक है, मेरे प्रिय मित्र, मेरे प्रिय पिता, ठीक है। अभिवादन करना पड़ेगा। फिर अभिवादन में आप लिख सकते हो से आदर नमस्ते, ठीक है, से आदर नमस्ते अगर आप अपने से बड़े को लिख रहे हैं, या फिर आप अगर अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे कि बहुत सारा ढेर सारा प्यार। फिर आप अपना पहला अनुच्छेद लिखेंगे कि मैं आशा करते हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। जिस बारे में आपको पत्र लिखना है वो आपको दूसरे अनुच्छेद में लिखना होगा कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी अपना सकुशल घर में होंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरी परीक्षाएं पूरी हो गई हैं और मैं अब घर आने के लिए जो है पूरी तरह से तैयार हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, ये सब लिखोगे। तीसरे अनुच्छेद में समाप्ति करनी होती है कि मतलब आप ये कह रहे हो कि अब मैं ठीक है, मैं अब पत्र जो है इसको समाप्त कर रहा हूँ और मैं सभी के लिए कुशल मंगल की कामना करूँगा, ठीक है, सभी आप ढंग से रहो, अच्छे से रहो। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है। फिर उसके बाद प्रापक या प्रेषक के साथ संबंध, जैसे कि आपका प्यारा दोस्त या आपका प्यारा बेटा, ठीक है, या आपका प्यारा भाई, और उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आप अपना एड्रेस लिखते हो जब ये पत्र लिख रहे हो। लेकिन अगर औपचारिक पत्र की बात करें जिसमें आप अपने निजी किसी संबंध को पत्र नहीं लिख रहे, आप अपने ऑफिस में पत्र लिख सकते हो, ठीक है, आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख सकते हो, आप अपने कॉलेज में पत्र लिख सकते हो। तो ये सारे पत्र जहाँ पर आपका कोई निजी संबंध नहीं होता है एक दूसरे से, वो पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिसमें कि आप अपने परीक्षा भवन नई दिल्ली लिखेंगे, जहाँ से आप ये पत्र लिख रहे हैं वो एड्रेस आएगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है प्रॉपर, तभी ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा। फिर उसके बाद आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आप ये पत्र भेज रहे हैं, जैसे कि प्रधानाचार्य, या फिर आप सेवा में लिख सकते हैं, सेवा में प्रधानाचार्य जी, ठीक है, उदय प्रताप कॉलेज लखनऊ। फिर विषय लिखेंगे एक प्रॉपर लाइन छोड़ने के बाद, विषय क्या है, स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु अनुरोध। फिर मान्यवर या फिर आप महोदय लिखते हैं। सविनय निवेदन है कि, ये औपचारिक पत्र हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, सविनय निवेदन है कि, फिर आप अपनी सारी बातें लिख दोगे और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपकी अति कृपा होगी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, और आपका जो भी नाम है, कक्षा है और दिनांक है वो आएगा। कि अब हम कुछ अनौपचारिक पत्र जो होते हैं उनके फॉर्मेट और उनके एक नमूने को देखेंगे कि कैसे आते हैं। और ये मैंने आपके प्रॉपरली बुक में से लिया है कि जो आपका बुक में दिया हुआ है, सेम वही चीजें यहाँ पर मैं आपको करवा रही हूँ। पिता को पत्र एक है ये, ठीक है। ये वाला एड्रेस ना आपके, क्योंकि बुक का थोड़ा वैसा है कि बुक में यहाँ दिया हुआ है, लेकिन ये आपको यहाँ लिखना होता है, इस कॉलम में इस साइड लिखना होता है, ठीक है। 345 अशोक विहार नई दिल्ली। ये पिता को पत्र जो है एक बेटा लिख रहा है, पूज्य पिताजी, ठीक है। उसने लिखा, संबोधन किया, असादर प्रणाम, फिर अभिवादन किया, यानी कि उनको ग्रीटिंग्स करी। फिर आशा है कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्नचित होंगे। आप लोगों से विदा लेकर मैं कुशल पूर्वक यहाँ पहुंच गया, रास्ते में ठंड लग जाने से थोड़ा जुकाम आदि हो गया, ये सारी चीजें लिखोगे। फिर उसके बाद आप माँ को सादर प्रणाम, जो प्रणाम वगैरह करके हमारे अपने लेटर की समाप्ति हमें करनी है, भैया भाभी जी को भी मेरा प्रणाम और आशु को प्यार, ठीक है। बड़ों को प्रणाम लिखना है, छोटों को प्यार लिखना है। उसके बाद आप आपका आज्ञाकारी पुत्र आशीष, ये चीज आप इस साइड लिखते हो, अब पहले लिखी जाती थी ये इस साइड, ठीक है। अब पिता ने उस पत्र का उत्तर दिया है, तो ये जो है आपको पता है यहाँ लिखना है आपको, प्रिय बेटा आशीष, खुश रहो, तुम्हारा पत्र पढ़कर खुशी हुई कि तुम स्वस्थ और आनंदित होगे, सारी चीजें लिख दोगे। तुम्हारी माता जी तुम्हें आशीर्वाद कहती हैं, अपना कुशल मंगल जल्दी लिखना, ठीक है। तुम्हारा पिता राजेंद्र, जो आप यहाँ लिखोगे। सो ये आपका हो गया अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र के ढंग को अंग को मैंने समझा दिया था आपको, वही सेम चीज यहाँ लिखी हुई है, सेवा में अध्यक्ष वगैरह जो भी चीजें हैं। विषय लिखोगे, ठीक है। संदर्भ आप लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है लिखना,
और महोदय लिख के फिर एक लाइन छोड़ के फिर सारा सविनय निवेदन वगैरह लिख के आपको फिर एक लाइन छोड़नी है, धन्यवाद लिखना है लास्ट में और भवदीय समापन करने के लिए ये सारी चीजें लिखनी है। ठीक है, एक मैंने फॉर्मेट यहाँ पर लिख दिया है, सेवा में प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय, फिर एक लाइन छोड़ी अहमदाबाद गुजरात, फिर एक लाइन छोड़ के महोदय। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में दक्षिण कक्षा में पढ़ता हूँ। इसी सत्र में मैंने बोर्ड की परीक्षा दी है। मेरे परिवार में ज्यादातर लोग इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, मुझे भी विज्ञान में बहुत रुचि है और इंजीनियर बनना चाहता हूँ। और 10वीं में मैंने 90% अंक प्राप्त किए और 92% मैंने विज्ञान के विषय में प्राप्त किए हैं। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि 11वीं कक्षा में विज्ञान विषय लेने की अनुमति दे और मैं इंजीनियर बनने का सपना साकार कर सकूं। और एक लाइन छोड़ के आपकी अति कृपा होगी, एक लाइन छोड़नी है, फिर धन्यवाद, फिर उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपके आज्ञाकारी जो है आपकी आज्ञाकारी निकिता शर्मा, कक्षा 10 8 अप्रैल। जो डेट है वो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो विषय के साथ, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, सो ये आपका था औपचारिक पत्र, किस तरीके से आपको लिखना है। और आपने ये बात नोटिस करी होगी, अनौपचारिक पत्र में आपको कोई लाइन वगैरह छोड़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन औपचारिक पत्र में ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। अब लास्ट हमारा टॉपिक है निबंध को लेकर, निबंध के अंग। सबसे पहले तो आपको ना निबंध के बारे में पता होना चाहिए। निबंध में आपको सबसे पहले शीर्षक लिखना होता है, किस बारे में आप लिख रहे हो। ठीक है, फिर प्रस्तावना लिखनी होती है, फिर विषय विस्तार और लास्ट में आपको उपसंहार, जिसको आप निष्कर्ष भी कह सकते हो, वो निष्कर्ष आपको लिखना होता है। निबंध में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले तो आपकी प्रभावशाली भाषा होनी चाहिए। देखो, मैं आपको टिप्स देना चाहती हूँ कि आपको अगर निबंध नहीं भी आ रहा है ना, तो भी ऐसा तो नहीं है कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कभी कुछ पढ़ा ही ना हो, कभी कुछ सुना ही ना हो, तो उस टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ, और वैसे भी 4 अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं आपको, तो उन टॉपिक्स में से कोई ना कोई ऐसा टॉपिक तो होगा जिसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होगा। ठीक है, निबंध वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत नंबर में आपका आता है, तो प्लीज इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं इसको छोड़ देना। ठीक है, तो उसके ऊपर ना आप थोड़ा सा अपना मतलब दिमाग चलाना, थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में सोचना कि इसके बारे में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, उसके क्या क्या नुकसान है, उसके क्या क्या फायदे है, उसके क्या मतलब है। प्रभावशाली भाषा उनकी होनी चाहिए। कसावट का मतलब होता है कि आप ना टॉपिक को बड़ा करने के लिए बहुत बड़े बड़े लाइंस मत लिखो, मतलब सिर्फ उतना लिखो जितना आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और विषय अनुकूलता होनी चाहिए, मतलब उसी विषय से रिलेटेड चीजें लिखनी है, नहीं सब्जेक्ट से बिल्कुल ही आउट हो गए। ठीक है, चलो अब एक निबंध हम देख लेते हैं जो आपके बुक में से है ऑब्वियसली। वायुयान के ऊपर ये निबंध है। इसमें आपको पहले तो प्रस्तावना दी गई है, जैसे कि पक्षियों को देखकर मनुष्य की उड़ने की कल्पना, परियों की कहानी, उड़न खटोला, पुष्पक विमान आदि की कल्पना से इस भावना को बल मिलता है। मतलब वायुयान के बारे में बताया गया है कि वायुयान जो है ना, वो कैसे उसकी भावना को कैसे बल मिलता है कि परियों की कहानियों में हमने देखा परियां उड़ती हैं, उड़न खटोला, उड़ने की कल्पना जो है मनुष्य की, वो यहीं से हमें भावना को, इस भावना को बल देती है। फिर मुख्य अंश लिखेंगे जिसमें वायुयान का आविष्कार बताया जा रहा है, वायुयान के क्या बनावट है, वायुयान से क्या लाभ और हानि है, और लास्ट में उपसंहार यानी निष्कर्ष लिख देंगे। ये वायुयान का उपयोग बढ़ रहा है, ये हमारे कई देशों और संस्कृतियों में एकता और मेल मिलाप बढ़ाने में वायुयान की महत्वपूर्ण भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम का जो स्वप्न है वो साकार हो रहा है, वायुयान से इधर उधर दूसरे देशों में हम जा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपको समय के सदुपयोग विषय पर एक विचारात्मक निबंध लिखना है, तो आप इससे संबंधित सामग्री के संकलन के लिए कोई भी पुस्तक या पत्रिका में तलाश करेंगे। ठीक है, फिर उससे रिलेटेड आप जो भी अपना अनुभव है दूसरों के, वो उससे आप रिलेटेड चीजें, जो इसके मतलब आपको बेसिकली ये है कि आपको इस निबंध जो लेखन है वो एकदम से आपके अंदर नहीं आ सकता, उसकी आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तभी आप निबंध जो है वो बढ़िया लिख सकते हो। निबंध में आप हो सके तो अपने मुहावरों का इस्तेमाल करो। ठीक है, मुहावरों का इस्तेमाल करने से भी आपको कई अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। इसके अलावा उसमें आप जो है अच्छी क्रिएटिव चीजें अपने दिखाओ कि मेरा दिमाग कहाँ तक सोच सकता है। निबंध का मतलब ही ये है, बच्चे का दिमाग कहाँ तक जा रहा है, कितनी उसकी सोच का एक लेवल है, वो देखना टीचर का निबंध के द्वारा होता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस के ऊपर एक निबंध यहाँ पर लिखा गया है जिसमें कि प्रस्तावना, सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस क्या है, किसी भी देश में उसके धार्मिक सामाजिक राष्ट्रीय त्योहार। जैसे मान लीजिए मैंने आपको होली का निबंध लिखने के लिए दिया, बहुत बेसिक निबंध है जो बहुत बच्चों को भी दिया जाता है। होली का निबंध में आप स्टार्टिंग में क्या चीजें लिखोगे, जो होली है वो हर एक धर्म, हर एक जाति, मतलब हर एक देश में हर जाति
में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे ही भारत देश में हिंदू धर्म में होली का त्योहार मनाया जाता है, जो कि एक रंगों का त्योहार भी माना जाता है। तो इससे रिलेटेड पहले तो आप होली से इंट्रोडक्शन करवाओ। जो उस निबंध को पढ़ रहा है ना, उसको ये पता होना चाहिए कि मैं होली के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो होली का मतलब क्या है। प्रस्तावना में वो चीज आती है, ठीक है। फिर आप मुख्य अंश में क्या लिखते हो कि उससे रिलेटेड और सारी बड़ी सारी जानकारियां, जैसे होली में हम क्या करते हैं। होली आने से पहले हम लोग अपने घरों को, जैसे दिवाली में तो हम सभी लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। होली वाले दिन हम उससे एक दिन पहले होलिका दहन होता है, जिसमें कि कई सारे लोग होलिका जो है वो उनको जलाते हैं। उससे रिलेटेड स्टोरी भी बता सकते हो, जैसे होलिका किसकी बहन थी, ठीक है, और कैसे कैसे वो सारी चीज़ें हुई, तो वो सारी चीज़ें बताओगे आप, ठीक है, क्यों जलाई जाती हैं। उसके अलावा होली वाले दिन क्या होता है, होली वाले दिन सभी एक दूसरे को रंग लगाते हैं, सभी एक दूसरे को जो है गले मिलते हैं, और इसके अलावा मिठाइयाँ खाई जाती हैं, पकवान खाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हो इसमें पूरे मुख्यांश में। उपसंहार में लास्ट में आपको लिखना होता है कि ये क्या है, मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो आप बोलोगे होली जो है वो पूरे भारत में आनंद के साथ, उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन हमें इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमेशा ही बुराई जो है वो अच्छाई से हारती आई है, और हमेशा अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ पर उपसंहार में लिखते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये वीडियो एंड हो रही है, और ये आपका ग्रामर का मैंने पूरा पोर्शन करवा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि सार। सार लेखन क्या होता है। सार लेखन ना मतलब इसका ये है कि आपको एक, मैंने हालांकि आपकी वीडियो में भी ये करवा रखा है, जो हिंदी की मैंने वीडियो अपलोड की है क्वेश्चन पेपर वाली, सार लेखन को अच्छे से समझाया है। सार लेखन में ना बेसिकली होता ये है कि आपको एक बहुत बड़ा 10 से 12 लाइंस का पैराग्राफ दिया जाता है। उस पैराग्राफ को आपको पढ़ना होता है अच्छे से। जब आपको टाइम दिया जाएगा 15 मिनट का रीडिंग का, तो उस समय पर आपको ये सार लेखन, निबंध, इन सब के बारे में सोच लेना पड़ता है पहले से ही, ठीक है। उस पैराग्राफ में से आपको 4 से 5 लाइन में, वो पैराग्राफ से आपने क्या समझ विकसित करी, क्या मतलब जाना है, वो 4 से 5 लाइन में लिखना होता है। दैट्स इट, यही आपका सार लेखन होता है, ठीक है। किसी बच्चे को अगर सार लेखन फिर भी नहीं आ रहा है, कैसे करूं, कैसे लिखूं, नहीं समझ आ रहा है, तो ये क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स में सार लेखन आता है, तो पहले की 2 लाइन्स उठाओ, बीच की 1 लाइन उठाओ, और लास्ट की 2 लाइन उठाओ, लिख दो, और यही आपका सार लेखन है, और यहीं से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट, यही आपकी वीडियो थी पूरी। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड शेयर जरूर करिएगा अपने सभी साथियों के साथ। इसके अलावा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल TH क्लासेस को, और कमेंट में मुझे बताइएगा जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। अगर आप कोई भी फीडबैक अपना देना चाहते हैं तो वो अभी आराम से दे सकते हैं। आई वुड लव टू read your feedbacks and your comments. Thank you.